वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 12th का सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली यूनिट के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर इट इज़ योर कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे नीट और जेई की बात कर लें, चाहे हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है बिल्कुल बेस प्रिपेयर होता है हमारी 2 यूनिट्स के लिए, या ये कह लो 3 यूनिट्स के लिए, जिसमें पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खुद है, दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी है मैग्नेटिज्म। इन तीनों यूनिट को इंटरकनेक्ट करता हुआ और शुरुआत करने वाला सबसे पहला चैप्टर यही है जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो सबसे पहले इस वर्ड को ही डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स दो डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है। अगर इसको हम सेपरेट करें तो हमारे पास आ जाएगा एक वर्ड इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड स्टैटिक्स। यहां पे इलेक्ट्रो जो रेफर करता है वो एक्चुअल में रेफर करता है चार्ज से। किससे रेफर करता है? चार्ज से। और स्टैटिक्स रेस्ट रेफर करता है स्टेट ऑफ रेस्ट से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हम उन सभी प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एक चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में शो करता है। ठीक है ना। हम उन सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, उन सारे फिनोमिनास का डिस्कशन करेंगे जो एक चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट में शो करता है। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला पार्ट जो है चार्ज, सबसे पहले हमको चार्ज को समझना जरूरी है कि चार्ज होता क्या है। तो अगर हम चार्ज की बात करें बेटा, तो चार्ज को बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया गया है या बताया गया है कुछ इस तरीके से कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब कि जिस दिन से ये फंडामेंटल पार्टिकल, दूसरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा देखने को, तो जिस दिन से ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं उस दिन से उनके साथ ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। तो पहली चीज तो ये कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इट इज, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल्स due to which it experiences, due to which they experiences or produces electric and magnetic effect. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब इन सारी चीजों को थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल की। तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्या एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से हैं या फंडामेंटल पार्टिकल हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल रेफर्स टू दीज 3 पार्टिकल्स: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, जिसमें से आप सभी को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया हुआ है इसी के बारे में बोला गया है कि ये क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्री पार्टिकल की, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी करती है और एक्सपीरियंस भी करती है। अब कई लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। तो जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल का एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करना, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। फोर्स यहाँ पे जो बेसिकली है, जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो ये एक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो ये फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। ठीक है। फिर फील्ड प्रोड्यूस होना, पोटेंशियल का डेवलप होना या फ्लो ऑफ करंट, ये सारे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। वहीं पे चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो होता है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं,
वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा था कि सोलेनॉइड कैन बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेट, ठीक है ना। सोलेनॉइड क्या होता है, एक बार मैग्नेट के जैसा ही होता है, क्योंकि जब सोलेनॉइड में करंट का फ्लो होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट एंड अलाइंस इटसेल्फ इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। पहले ये दो दो यूनिट मिला के सिंगल यूनिट चलती थी, तब हम कहते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ inherent property of elementary or fundamental particle due to which they experiences or produces electric and magnetic effects। तो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, ध्यान रखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्लियर है इतना? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो है कूलॉम्ब, ठीक है। बाकी इसकी कुछ अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो स्टैट कूलॉम्ब होती है, ठीक है। स्टैट कूलॉम्ब को इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, और जो लार्जेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं फैराडे, ठीक है ना। ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं जो हमको रिकॉल रखनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो है स्टैट कूलॉम्ब, और लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो है फैराडे, ठीक है। और एसआई यूनिट कौन है, कूलॉम्ब, जिसको कई बार अगर हम अपने जो करंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, उससे अगर रेफर करें तो क्यू की यूनिट क्या बनेगी, IT के टर्म्स में एम्पियर सेकेंड। तो कूलॉम्ब एक्चुअल में क्या है, एम्पियर सेकेंड ही है, ठीक है ना। साइंटिस्ट के नाम पे इट इज अ नेम्ड यूनिट, कूलॉम्ब एक नेम्ड यूनिट है। फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जनरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रेफर करते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज है, और जिस बॉडी के पास प्रोटॉन ज्यादा है वो पॉजिटिवली चार्ज है। बट एक्चुअल में यहाँ पे हम जिस चार्जिंग की बात कर रहे हैं वो चार्जिंग वर्क कैसे करती है, या किसी बॉडी का चार्ज होने का मतलब क्या है, उसको समझते हैं। उससे थोड़ा सा हम रेफरेंस लेंगे अपने एटम के स्ट्रक्चर से। अगर हम एटम की बात करें तो हमें यह पता है कि जो हमारा एटम है, ठीक है ना, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ एक डेफिनेट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। ये जनरल बेसिक हमारा एटम होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डेफिनेट एनर्जी लेवल के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगर हम बात करें कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो उस चीज को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर हमें ये मान लेते हैं कि एटम है, इस एटम को हमें चार्ज करना है तो दो तरीके हैं हमारे पास। अगर हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज चाहिए तो क्या कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो जनरली हमारे दिमाग में पहला इंस्टेंस ये आता है कि नेगेटिव पार्टिकल को निकाल लो, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और वहीं पे अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो पॉजिटिव पार्टिकल को निकाल लो तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी। बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी बॉडी के लिए को चार्ज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ऐसा क्यों बोला गया, प्रोटॉन को क्यों नहीं बोला गया, उस चीज को हम यहां पे समझेंगे। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, तो भाई उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको किसी एटम से निकालने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
बहुत स्मॉल इन द सेंस कि इवन दो बॉडीज को अगर आपस में रब करते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होती है वो हीट भी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। बट वहीं पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है दो फॉर्मेट में, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के फॉर्मेट में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पेयर के फॉर्मेट में। पेयर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से बाउंड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स की हेल्प से, ठीक है ना, जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है और होता भी है, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन के साथ जुड़ के और न्यूट्रॉन के साथ जुड़ के विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको निकालने के लिए हमें इस न्यूक्लियर फोर्स के इक्विवेलेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई ये जो फोर्स से अट्रैक्टेड आपस में चिपके हुए हैं उस फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा ना हमको। तो हमें उस एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो जनरल कंडीशंस में अवेलेबल नहीं होती है। और हमारा सिंपल सा पर्पस क्या है कि हमें किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना है सो दैट कि हमें जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम कंडक्ट कर सके। तो हम इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे या इतना टाइम तो टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हम उससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को निकालना शुरू कर दें। तो द इजीएस्ट ऑप्शन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो रिमूवल, और अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो एडिशन। तो एडिशन और रिमूवल विल लीड टू चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, क्योंकि इन टोटलिटी एक बॉडी कैसी होती है, अगर हम जनरली एक बॉडी की बात करें, एक जनरल बॉडी की बात करें और बोलें कि इस पे चार्ज क्या होगा नॉर्मली, तो वो होगा जीरो, ठीक है ना। क्यों जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि इस बॉडी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है। उसका सिंपल सा मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब हमें अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि द इजीएस्ट वे ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन और एडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस बॉडी पे हमको कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है तो हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम करना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इससे रिमूवल कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का, और जितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते जाएंगे उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज की तो उस केस में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, सॉरी कम होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने के लिए क्या करना है कि बाहर से लाके इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो। तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम रह जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने आप ही बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज करने की करते हैं, कैसे, या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि क्यों हमने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो जनरल सिचुएशंस में अवेलेबल नहीं होती, पहली बात तो। और दूसरी चीज, हमारा पर्पस क्या है कि हमारा पर्पस है बॉडी को सिंपली चार्ज डेवलप कर दें उस पर, सो दैट कि वी कैन कंडक्ट आवर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। और वो करने के लिए हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या एडिशन बहुत ईजी है कंपैरेटिव टू प्रोटॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत इजी है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, व्हेन अ बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन अ बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी कहलाएगी
पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन नेगेटिवली चार्ज हम कब बोलेंगे? व्हेन अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी? वो बॉडी कहलाएगी हमारी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है ना? क्लियर इतना सबको? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब टाइप्स ऑफ चार्ज हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी, सब बहुत सारे बच्चों को अभी भी याद होगी, 10th में पढ़ी होगी आपने। ठीक है ना? जो सबसे पहली और सबसे इजीएस्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite attracts and opposite attracts। ठीक है? तो यहां पर अगर हम देखें तो ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से कि अगर दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडी को, ठीक है ना, अगर दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज को पास पास लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपल करते हैं। ठीक है ना? लेकिन वहीं पर अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज को पास लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक, जैसे ये एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई और एक ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? सबसे सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है कि सिमिलर चार्जेस रेपल ईच अदर एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। इसका मान लो Q1 वैल्यू है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस Q1 Q2। ठीक है ना? क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी होती है चार्ज इज ऑलवेज associated with mass। associated with mass। अगर चार्ज के बारे में बोला गया है तो ये बताया गया है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या है? अब देखो, जैसा हमको पता है चार्ज किसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खुद का भी मास होता है। जैसे कि सबको पता होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वहीं पे मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6723 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67, स्लाइटली हैवियर होता है तो यहाँ पर 674 कर दो, इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, उससे भारी होता है प्रोटॉन और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो, यहाँ पर जब ये बोला गया कि मास इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आ रहा है जो आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि लेट्स से कि इफ अ बॉडी इज, इस चीज को देखते हैं यहाँ पे, ये जो चार्ज के की एक प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन क्लिक किया है, तो देखते हैं कितने लोग उस चीज का सही आंसर देंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि इफ अ बॉडी is positively charged, then what happens to its mass? What happens to its mass? उसके मास को में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है? पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है रिमेन्स सेम या रिमेन्स अनचेंज्ड कह सकते हो, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उस बॉडी के मास में क्या चेंज आने वाला है? उसका मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर
वो बॉडी का मास सेम रहने वाला है या कोई आइडिया नहीं इनमें से क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जनरली हम बात करें चार्जिंग की, तो लेट्स से इस चीज का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है ना, कि एक बॉडी ले ली हमने जिस पे इनिशियल चार्ज कितना था। अगर हम इनिशियल चार्ज की बात करें तो वो था Q इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये बोला गया Q इज इक्वल्स टू जीरो से इस पे कुछ चार्ज डेवलप किया गया, लेट्स से प्लस Q, ठीक है ना। Q इज इक्वल्स टू जीरो से कुछ चार्ज डेवलप किया गया है इस बॉडी पे, जिसको बोला गया कितना, प्लस Q, ठीक है। अब हमें सिंपल सी चीज अगर आप रिकॉल कर पाओ, यहां पर पीछे हमने जो समझा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर हमें बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, इनिशियली लेट्स से इसका मास m है, ठीक है ना, तो इनिशियली मास इज इक्वल्स टू m, ठीक है। तो बाद में ये मास आफ्टर चार्जिंग क्या होने वाला है, अगर हम सिंपल सा देखें तो भाई जितना भी मास था पहले, उससे हमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए हैं उसके मास को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो टर्म हमारा है, यही तो हमारा क्यू डैश एम डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि एम डैश जो है उससे हमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं उतना मास डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो पहली बात उसके मास में चेंजेस जरूर आएंगे। अब यहाँ पर इतनी चीज को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया गया है तो मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है तो इलेक्ट्रॉन का मास उस बॉडी से कम हो गया, यानी कि जो मास है वो डिक्रीज हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आई, क्लियर है सबको, आई होप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में इसका ऑपोजिट कर दिया जाता कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज की जगह नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाता, तब क्या होता भाई, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते तो इसका मास बेसिकली इंक्रीज हो जाता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अभी हमने दो प्रॉपर्टी कर ली है, कौन कौन सी, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड चार्जेस ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज इनवेरियंस, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आई थिंक ज्यादा छोटा लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरियंस। अब इस बात का क्या मतलब हो गया भाई कि चार्ज इनवेरियंस है, ठीक है ना। तो चार्ज इज इनवेरियंस का मतलब ये होता है कि देखो एक एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे अभी आप आफ्टर ट्वेल्थ अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में जाएंगे, बीटेक या लेट्स से बीएससी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर जब फिजिक्स पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, तो वहाँ पर आपको एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी, जहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि किसी मूविंग बॉडी का मास जो होता है, ठीक है ना, वो रेस्ट मास से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, बाय अ फॉर्मूला। वहाँ पर एक फॉर्मूला भी पढ़ोगे आप, अभी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 - v² / c²। मतलब अगर कोई बॉडी इतनी स्पीड से मूव कर रही है कि उसकी स्पीड को कंपेयर कर सके हम स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस केस में उस बॉडी का जो रेस्ट मास है वो उसके मूविंग मास से कुछ ना कुछ कम रहने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर विल बी अ चेंज ऑब्जर्व्ड इन द मास। बट चार्ज के केस में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है और उसको हम मूव करा रहे हैं, अगर कोई बॉडी चार्ज है और उसको हम एक ऐसी स्पीड से मूव करा रहे हैं जिस स्पीड को हम कंपेयर कर सकते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज, थोड़ा सा और बेटर डेफिनेशन के टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है ना। द चार्ज ऑन अ बॉडी, the charge on a body remains same whether it is in
state of rest moving with uniform velocity or in accelerated motion और accelerated motion। किसी भी तरीके से चार्ज को रख लो आप, चाहे स्टेट ऑफ चाहे कहीं पे रख दो, या किसी v वेलोसिटी से मूव करा दो, या किसी एक्सेलरेटेड मोशन में डाल दो, और स्पीड इवन दो कंपैरेबल होगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो भी हमारा जो चार्ज है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चार्ज में कोई भी डिफरेंस अपीयर नहीं होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है कि चार्ज इज इनवेरियंस का मतलब क्या है कि अब इस एक बॉडी का चार्ज सेम रहने वाला है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, चाहे वो मूविंग हो, और मूविंग में चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन में हो। ठीक है ना। अब मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, यहां पर अब जब मोशन की थोड़ी सी बात करी है तो वहां थोड़ा सा मोशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी, पहला पार्ट होगा इसका चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है देन चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम। वहीं पे चार्ज मूविंग, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन लिख लेते हैं, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो अगर कोई चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। वहीं पे चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन produces electric field, magnetic field and EM waves। यहाँ पे जो ये टर्म आया है EM waves, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट चैप्टर भी होगा, एंड यू विल सी कि हाउ a moving charge produces electric field, magnetic field as well as radiations, which those radiations are known as EM waves। और electromagnetic waves refers to a wave which is combination of electric field and vibrating electric field and magnetic field oscillating in perpendicular direction to each other, and the wave is propagating perpendicular to electric field and magnetic field both। अभी उसका ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो एक खुद में एक चैप्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एंड पे आता है बिल्कुल, तो जब उसकी बारी आएगी तब उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट जो हो जाएगा, चार प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, पांचों प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर किसी जैसे कि पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी कि चार्जेस क्वांटाइज्ड, चार्जेस क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करने जा रहे हैं, इसको समझना बहुत सिंपल सी चीज है, लोगों को कई बार कंफ्यूज कर जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है ना। कि Q इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद होगा 10th में पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोल सकते हो। एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर वैल्यू की बात करें तो ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और n यहाँ पर क्या है, तो n इंटीजर है। ठीक है ना। n इज एन इंटीजर। तो क्वांटाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि द चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है ना। ऐसा कुछ है। इसका मतलब क्या है तो समझ लेते हैं। अब देखो, हम जानते हैं कि जब हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होता है तो या तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं या फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं। अब इस बात को समझना कि हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट
कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ऑल्दो अब आज के टाइम में पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी फर्दर तोड़ना, बट वो जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारे लिए अभी इतनी ही नॉलेज है कि हम इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो या तो हम उसको पूरा इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और अगर निकाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा निकाल लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उस बॉडी को हमने आधा इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दे दिया और आधा इसको दे दिया और दोनों को बोल दिया कि अब तुम दोनों चार्ज हो। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो उससे आप पूरा ही निकाल लोगे, ठीक है ना, और जिस बॉडी को दे रहे हो उसको आप वो इलेक्ट्रॉन पूरा ही दोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर यह बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट पैकेट है चार्ज का, ठीक है ना, जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो हर चीज की एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, उससे कम क्वांटिटी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल मैंने आप लोगों को मार्केट भेज दिया, जाओ भाई सेब ले आओ जाके, और सब जो मिनिमम अमाउंट पॉसिबल है वो ले आओ। तो आप क्या करोगे, जाके एक सेब ले आओगे मिनिमम। अब उससे वो मार्केट में सब्जी वाला आपसे ये थोड़ी ना कहेगा कि आधा तुम रख लो आधा मैं रख लूं। अगर तुम्हारे पास पैसे कम है वो तुमको या तो देगा तो पूरा देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो वैसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ है, या अगर वो आएगा किसी बॉडी के पास तो पूरा ही जाएगा, नहीं जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो आधा या एक चौथाई ऐसा कुछ भी करने का यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो जो हमारे पास चार्ज है वो तो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या अवेलेबल है, वो अवेलेबल है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी बॉडी को हमने क्या बोला, या तो हम पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे या तो कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर देंगे तो पूरा देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे, और निकाल रहे हैं तो पूरा निकालेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं निकालेंगे। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे एलिमेंट्री चार्ज क्या है, वो स्मॉलेस्ट पैकेट है चार्ज का जो अवेलेबल है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज की जाएगी तो इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो अगर इसका स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट काफी सिंपल सा होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, the charge on a body can be, the charge on a body can exist only in the form of, only in the form of integer multiple of elementary charge। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उस पर चार्ज जो भी अपीयर होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। हाँ, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि क्या हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कब, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल अगर हम बात कर रहे हैं कि हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कब इग्नोर कर सकते हैं, तो वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है, व्हेन बॉडी हैव अ वेरी हाई चार्ज, ठीक है ना, मतलब किसी बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है। हमने बोल दिया 20 कूलॉम, 50 कूलॉम, 100 कूलॉम। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 कूलॉम, 2 कूलॉम इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, छोटा चार्ज नहीं है। तो अगर किसी बॉडी पे बड़े अमाउंट में चार्ज अवेलेबल है तो वहां पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। दैट इज द ओनली कंडीशन, अदरवाइज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हर जगह एप्लीकेबल है। क्या इतनी सी बात क्लियर है, सबको समझ में आई। और इसी पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। देखो ये क्वेश्चन करवाने का भी मेरा एक स्पेसिफिक रीजन है कि यही इतना इजी सा क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी बताऊंगा। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज। सब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको फाइंड करना है कि 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो गिवन Q इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम्ब, ठीक है ना। E के बारे में हमको पता है, E क्या होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है N। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें N फाइंड करना है, तो हम यूज कर सकते हैं अपना फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE। N विल बी इक्वल्स टू Q बाय E। वैल्यू पुट करोगे 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। N की वैल्यू कितनी आई, 6.25 इंटू 10⁻18। ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है कि ये जो वैल्यू आई है इसको आप याद रखोगे अगर, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कहीं पर भी अगर डिवाइड बाय 1.6 है तो डिवीजन जनरली लोगों को टफ लगता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं वहां पर कि सिंपली डिवीजन में 1.6 है तो उसको रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन में 6.25 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं और आराम से अपनी कैलकुलेशन को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये कह सकते हो कि इजी कैलकुलेशन करने के लिए ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी याद भी रखना, एक दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन PYQs में, तो इसको याद भी रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। अभी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कुछ साथ में एक दो डिस्कस करता चल रहा हूँ, बाकी ये वंस द चैप्टर इज एंड, मतलब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होंगे, ठीक है ना। कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, एक बार देख लेते हैं जरा। हो गई है 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। छठी की बात कर लेते हैं, 6th प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 6th प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो 6th प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज resides on the surface of a conductor, ठीक है। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो हमेशा, अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं, मान लो कोई भी कंडक्टर ले लें, लेट्स से कि हमने एक मेटेलिक स्लैब ले ली इस तरीके से, ठीक है ना, एक हमने मेटेलिक स्लैब ले ली है इस तरीके से और इस मेटेलिक स्लैब पे हम कुछ चार्ज Q इसको दे रहे हैं, ठीक है ना, कुछ चार्ज Q इस बॉडी को हम दे रहे हैं अगर, तो ये जो चार्ज आपने दिया है ये चार्ज इस पूरी बॉडी पर इस फॉर्मेट में इसकी सरफेस पर आकर टिक जाएगा, ठीक है ना। मतलब इफ इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है वो मूव करके इसके सरफेस पे आ जाएगा। लेट्स से कि एक सॉलिड स्लैब थी हमारे पास, हमने बीच में भी इस चार्ज को लाके छोड़ा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे छोड़ा, तो भी ये चार्ज क्या हुआ, तुरंत इसकी सरफेस पे मूव कर गया। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो देखो भाई सिंपल सी चीज है कि इस एंटिटी में, इस यूनिवर्स में कोई भी हो, ठीक है ना, हर कोई एक स्टेबल फॉर्म में रहना चाहता है, ठीक है ना, हर कोई स्टेबल रहना चाहता है। और स्टेबिलिटी की यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी आपने चार्जेस डिप्लॉय किए, लेट्स से हमने 10 इलेक्ट्रॉन डिप्लॉय किए, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज किया तो लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, है ना, या नेगेटिवली चार्ज किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो हम जैसे कह रहे हैं कि अगर मान लो हमने किसी बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पर रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है ना। और रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे, वो कोई फोर्स होगा, आगे चल के उसके बारे में भी पढ़ना है, कोलम्बियन फोर्स होता है जिसको KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स अभी जब ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा है, तो बेसिकली इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। क्या ज्यादा है,
पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है या ये जो चार्ज है वो सरफेस पे जो मूव करता है, तो उसका सिंपल सा रीज़न होता है कि वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम एक सिंपल सा केस ले लें कि कोई बॉडी ग्राउंड से उठाकर h हाइट पर ले जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको जैसे ही छोड़ दोगे तो ये क्या होगा, अपने आप वापस आएगी। अब कई लोग कहेंगे कि सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से आएगी, है ना, अपने अपने थॉट्स होते हैं। बट इसके आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh। और मिनिमम कहाँ होती है, ग्राउंड पर होती है, जो कि हो जाएगी 0। तो ये क्या करना चाहेगी, ये अपने आप को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे लाके रोक देगी। तो सेम थिंग गोज विद द चार्ज, कि चार्ज क्या करता है, जब भी किसी बॉडी पे चार्ज को हम डिप्लॉय करते हैं तो वो चार्ज सारे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं, सो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ये बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर का रीजन कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, टू रिड्यूस द या टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसीलिए किसी भी बॉडी पे अगर आप कोई चार्ज डिप्लॉय कर रहे हो तो वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर बॉडी के केस में उसकी सरफेस पर चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। अब यहीं पे अगर किसी के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी के केस में क्या होगा, तो भैया अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लोगे तो जहां चार्ज छोड़ दोगे वो वहीं पड़ा रहेगा, उसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। जैसे एक प्लास्टिक की बॉडी ले ली, कि एक प्लास्टिक बॉडी ले ली, उसमें कुछ चार्ज डाल दिया, तो क्या वो चार्ज पहुंचेगा सरफेस पे? नहीं भाई, नॉन कंडक्टिंग के केस में कोई भी चार्ज कहीं भी सरफेस पे मूव नहीं करता, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज मूव ही नहीं कर पाता, जहां आप डाल दोगे वो वहीं पड़ा रहेगा। बेस्ट एग्जांपल है कि एक बॉल कंसीडर कर लो वैक्स से बनी हुई, ठीक है ना, वैक्स बॉल। अब मुझे एक बात बताओ, वैक्स बॉल में हमने कुछ पिन एम्बेड कर दिया, मान लो छोटे छोटी सी पिन्स यहाँ पे जगह जगह पे डाल दी इस तरीके से, तो ये पिन चुपचाप से यहीं पे पड़ी रहेंगी और इन पिन को हम मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है ना, ये कभी भी मूव नहीं करने वाली, ये यहीं पे पड़ी रहेंगी। लेकिन यहीं पे ये एक कंडक्टिंग बॉडी होती और उसमें चार्ज डिप्लॉय करते तो चार्ज अपने आप कहाँ चला जाता, उसकी सरफेस पे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बात ध्यान रखना। अब नीट और जेईई के पीवाईक्यू देखोगे दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ बॉडी is positively charged, नहीं, व्हेन अ बॉडी नहीं, लेट मी करेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करते हैं। हाँ, एक मिनट। अ सोप बबल is provided with some negative charge, then what will happen to its radius, तो उसकी रेडियस में क्या होगा? ऑप्शंस है हमारे पास, इंक्रीज करेगी, ठीक है, दूसरा डिक्रीज करेगी, तीसरा रिमेन्स सेम, चौथा R इज इक्वल्स टू R नॉट टाइम्स, या R नॉट इज इक्वल्स टू, सॉरी, R नॉट इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स R। ये चार ऑप्शन है। तो क्या होने वाला है रेडियस के साथ, कोई बताएगा कि अगर एक सोप बबल है उसको हम चार्ज करते हैं तो उसकी रेडियस में क्या कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, कि इस बॉडी पे कुछ नेगेटिव चार्ज डिप्लॉय किया गया है, तो मान लेते जो भी नेगेटिव चार्ज डिप्लॉय किया गया सोप बबल पे, ये रहा वो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है,
उसकी सरफेस पे लाके रख दिया गया है। तो अब बताना है कि अगर इसकी रेडियस जो है बिफोर चार्जिंग इसकी रेडियस थी आर, इसकी रेडियस में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, क्या ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या सेम रहने वाली है, या आर या एग्जैक्टली इस फंक्शन को फॉलो करने वाली है, ऐसा कुछ भी आपको बताना। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी मैंने बताया कि भाई किसी भी बॉडी पे अगर आप चार्ज डिप्लॉय करते हो तो देखो चार्ज की अपनी टेंडेंसी है कि वो उस बॉडी को मिनिमम पोटेंशियल पे ले जाए, और मिनिमम पोटेंशियल पे ले जाने के लिए वो क्या करेगा भाई, फोर्स को कम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, द फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो उस फोर्स को कम करना चाहेगा। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, और यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है अगर आपको याद हो, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, तो सोप बबल के केस में सोप बबल जो होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है। सोप बबल इज इलास्टिक इन नेचर, कि जितना ज्यादा अंदर फोर्स बढ़ाते जाओगे वो एक्सपेंड करता जाएगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि जब इस सोप बबल पे आपने चार्ज को उसकी सरफेस पे लाके ऐसे छोड़ दिया, तो अब ये चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। ये चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, और जब एक दूसरे को रेपल करेंगे तो ये और दूर जाने की कोशिश करेंगे। और सिंस सोप बबल जो होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, तो क्या होगा कि ये चार्ज एक दूसरे से दूर मूव कर पाएंगे। जैसे बलून मान लो, बलून पे ऊपर हमने ढेर सारे छोटे छोटे से स्टार्स टाइप के कुछ भी स्प्रिंकलर्स चिपका दिए हैं। अब उन स्प्रिंकलर्स को चार्ज मान लो, अब उसमें जब तुम एयर ब्लो करोगे, है ना, तो जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो एयर ब्लो करने की वजह से, वो एयर ब्लो को मान लो कि वो क्या है, फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का, जो ये स्प्रिंकलर्स जैसे यहाँ पर एक स्टार टाइप का कुछ चिपका दिया, यहाँ पे चिपका दिया, वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो सोप बबल भी उसी तरीके से क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो सिंपली रेडियस विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो अगर किसी सोप बबल को आप चार्ज करते हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, इजी था। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, 6 प्रॉपर्टीज हो गई। सातवीं की बात कर लेते हैं। चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प एजेस, ठीक है ना। शार्प एजेस से चार्ज लीक करता है, मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई रैंडम शेप की हमने बॉडी ले ली इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे अगर चार्ज डिप्लॉय करेंगे तो चार्ज जो है इस पे अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है ना। इससे पहले मेरे को एक प्रॉपर्टी पढ़ा देनी चाहिए थी, बट कोई ना। यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज जो है, मैक्सिमम चार्ज जो है वो वहां पे रहेगा इस तरीके से, और अगर यहाँ पर ढेर सारा चार्ज ऐसे एक्युमुलेट हो गया, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम जनरल डेली लाइफ से, कि एक कमरे में 10 लोग हैं भाई, और वो कमरा बहुत छोटा सा है, कि एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी थी 5 लोग की, हमने जबरदस्ती करके 10 लोग भर दिए। तो जैसे ही मौका मिलेगा क्या लोग भागेंगे उस कमरे से, बिल्कुल भागेंगे। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि चार्ज जो है शार्प एजेस से लीक करता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है वो भी आगे चल के हमको जब फील्ड के बारे में पढ़ लेंगे तब हमको समझ में आएगा। बाकी ये बात समझ लो कि चार्ज जो है शार्प एजेस से लीक करता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट में एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है ना। उसके पीछे एक प्रॉपर्टी होती है विच इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the radius of curvature of a body, तो मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से उसको हम अगर सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्ज ज्यादा है। इसीलिए जैसे मैंने ये बॉडी बनाई थी, अगर इस पर कुछ चार्ज डिप्लॉय किया गया तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पर चार्ज कम होगा। जैसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है तो यहाँ बहुत डिस्टेंट होगा, यहाँ पर कुछ कम है तो यहाँ पर थोड़ा क्लोजली होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर आते आते ये बहुत दूर हो जाएगा। तो चार्ज अपने आप को इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करता है डिपेंडिंग अपॉन दी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और
इसी की वजह से अगर कहीं पर शार्प एजेस मिलेंगे तो वहां पर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा और बहुत सारा चार्ज वहां पर एक्युमुलेट हो जाएगा, जो चार्ज क्या करता है, लीक होता रहता है। जैसे फ्रिज वगैरह पे आपने देखा है कभी, उसके एजेस पे हाथ लगा देना आपको करंट सा फील हो जाता है। रीजन क्या होता है कि उस जो कॉर्नर्स होते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर देखोगे तो वो बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। जब आप उसको टच करते हो तो वो इंस्टेंटली फिर आपको इन द फॉर्म ऑफ शॉक फील हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी चार्ज की। ठीक है।